हेलो, वेलकम टू लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी परिवार का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पेपर को देखते हुए आप सभी पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिस पे हमने अनसॉल्व को स्टार्ट किया था। आपके लिए आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हमने अनसॉल्व को शुरू किया था और इसी के साथ बीच में कुछ आवश्यक काम की वजह से मुझे बीच में कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं बना सके। तो चलिए हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं, जिसमें हमने बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और इसके अंदर आपका खंड ए और ब दोनों हो चुका था। आइए हम तीसरा खंड यहाँ पे शुरू करते हैं, खंड स। ठीक है, तो खंड स के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का क नंबर का सवाल है, जिसमें आपका दिया हुआ परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या हैं। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल आप पढ़े होंगे। रदरफोर्ड जो मॉडल है वो क्या कहता है। रदरफोर्ड ने बहुत सारे जो है इसमें नियम दिया, जिसमें इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन स्थित होते हैं और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, ये रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, लेकिन कमियां क्या रह गई, हमको इसमें कमियां बताना इनके। तो इसमें कमियां क्या रह गई, देखिए ये तो बता पाए कि परमाणु किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, स्थित होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये बताने पे असफल रह गए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में घूमता है, किस कक्षा में एक चक्कर लगाता है, ये नहीं बता सके रदरफोर्ड। तो एक कमी तो यही रह गई। हालांकि इसमें जो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ मुख्यतः 2 कमी पढ़ेंगे और इसमें दिया भी है कि मुख्यतः रदरफोर्ड के मॉडल की 2 कमियां जो मेन मानी जाती हैं, हम उसको लेते हैं। तो देखेंगे आप सभी यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। हम इसका आंसर लिखते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की मुख्यतः 2 कमियां हैं। मुख्यतः 2 कमियां हैं। ये कौन कौन से कमी है? तो पहला कमी यही है कि परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सके। परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। तो ऐसे लिख सकते हैं, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये पहला ही कमी है। बाकी दूसरा कमी इनका क्या रहा कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। तो ये 2 मुख्य कमियां हैं जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों में शामिल होती है, जिसमें पहला इन्होंने बताया था, पहला जो इनकी कमी रह गई थी, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ये नहीं बता पाए कि परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व होता है, इनकी व्याख्या करने में असफल रहे। दूसरा जो इनका है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर सके। रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब परमाणु द्वारा उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम होती है वह सतत होगा, किंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है सतह न हो करके रियल में क्या होता है, रेखिक होता है, रेखीय होता है। इसकी व्याख्या ये करने में असफल रहे। इसीलिए जो है ये दूसरी कमी इनकी है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या स्पष्टली
नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी यहाँ देख सकते हैं पहला तो है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या भी ये नहीं कर सकते थे कि परावैद्युतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैद्युतिकी के अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन लगातार वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है, जिससे वित्तीय पथ की त्रिज्या लगातार घटती जाती है और वो जाकर के नाभिक में क्या होता है, वो जाकर के नाभिक में गिर जाता है। और इसकी व्याख्या भी ये करने में असफल रहे और इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। इस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा का ख नंबर का सवाल। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसका तीसरा का ख नंबर का सवाल है। सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पे, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं, जो कि यहाँ चित्र दिया हुआ आपका पड़ रही है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आप यहाँ देख रहे हो फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है। लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हो, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख पा रहे हैं 20 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ, हम लिख ले रहे हैं, दिया है फोकस दूरी। क्या दिया है, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ 20 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना हमें, मतलब प्रतिबिंब कहाँ ये बनेगा। यहाँ स्थिति का मतलब आपको लग रहा होगा V निकालना है, यहाँ पे स्थिति मतलब V, और जो U है ना यहाँ पे, बाकी आप देखेंगे किरण का मार्ग भी बताइए, हमें ये भी बताना है कि ये किरण एक्चुअल में कहाँ जाएगा, है ना, तो ये किरण किधर जाएगा, तो हमें ये भी बताना है इसमें, है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ। ठीक है, आते हैं हम, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही है, यदि चित्र की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करिए। हमारा देखिए फोकस दूरी दिया होगा 20 सेंटीमीटर और यू भी दे दिया है, जो कि चित्र में आपको दिया हुआ है। लेंस से लेकर के जाकि वस्तु के बीच की दूरी को यू बोलते हैं, आप ऐसा जानते होंगे कि अगर हम देखें तो लेंस से लेकर के आपके वस्तु तक के बीच की दूरी को हम यू बोलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ u इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ। बस नॉर्मली आप लेंस सूत्र लगा दे तो हम जानते हैं लेंस सूत्र से। अच्छा, इसमें और कुछ नहीं दिया ना, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे किरणें, चलिए किरणें O पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। किरणें O पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। O पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल नहीं है, ये आभासी के फॉर्म में है। तो आप ये देख पा रहे हो ये आभासी है, आभासी, एक्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वह लेंस के लिए क्या होगा, वस्तु, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आभासी वस्तु का काम करेगा, ये वस्तु। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में ये कहाँ बनेगा ये मुझे दिखाना है। तो आइए हम इसके फार्मूले पे चलते हैं। लेंस सूत्र आप पढ़े होंगे, लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र है, ये लेंस सूत्र आप इसको पढ़े होंगे। अब रखते हैं यहाँ फार्मूला, 1/f की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 इक्वल टू v हमको नहीं पड़ा, v हमको नहीं पता, ये वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, हमें वही बताना है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, मीन्स हमको v निकालना है। ठीक है, और यहाँ से 1/v 1/u की वैल्यू आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 10 रख दिया। आइए इसको हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ तो 1/v यहाँ रोक लेते हैं और 1/10 इधर लाएंगे, 1/20 1/20 माइनस इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। यहाँ पे हो जाएगा, इसको हमने पक्षांतर किया तो पक्षांतर करने पे माइनस 1/10 इधर आएगा, प्लस 1/10 हो गया, और 20 और 10 कैल्शियम करेंगे कितना हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 1
अब प्लस कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 2 हो गया 1/v। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पे 1/v इसको हम सीधा लिख दिए, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बटा कितना 20। इसको पलट दो आप, 1/v बराबर 3/20, तो v को आप उधर ले जाएं, या फिर ऐसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर करें इसको इधर करें गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू 20 बटे कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि 20 इधर आया 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 20/3 का मतलब कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21, लगभग 6.7 आएगा आपका आंसर। 6.7 किस में आया है, मात्रक आप देख ले, 6.7 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ गया 6.7 सेंटीमीटर पर ये इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, जो रियल में कहाँ बनेगी बताइए, लगभग आपका यहाँ पे आके बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वो आभासी था तो ये आपका बनेगा लगभग यहाँ पे बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का क नंबर का क्वेश्चन, यहाँ सॉरी तीसरा क नहीं है, ये तीसरा का ग नंबर का है, तो आप इसको देख सकते हैं। ग देखेंगे इधर, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर, हमको इसका फिगर भी बनाना है, संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसको आप ई बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जिसको आप बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र, अवयव दिखाइए, अवयव दिखाइए। आइए हम इसको सवाल को हल करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो वे तरंगे, इसका आंसर हम लिखते हैं उत्तर, वे तरंगे, क्या लिखेंगे, वे तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक जगह आके मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगे बनता है। अब जैसा नाम से स्पष्ट है आपके कि एक तो विद्युत दिया है, मतलब विद्युत क्षेत्र होना चाहिए या विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा आप चुंबकीय क्षेत्र, दोनों जब किसी पॉइंट पर आके मिलेंगे तो एक नया तरंग बनेगा जिसको हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वे तरंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, वे तरंगे जिसमें, आप ऐसा लिख सकते हैं, वे तरंगे जिसमें, जिसमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई तथा तथा चुंबकीय क्षेत्र, तथा चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसको, बी, वे तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों, दोनों एक दूसरे से लंबवत होती हैं, एक दूसरे से लंबवत, लंबवत, लंबवत होती है, दोनों एक दूसरे से लंबवत होती हैं, ठीक है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और जो तरंग होता है, यानी कि और तरंग के संचरण की दिशा लंबवत होती है, या तरंग के संचरण की दिशा लंबवत होती है, और इसमें तरंग के संचरण की दिशा लंबवत होती है, और इसमें तरंग के संचरण, मतलब जो तरंग चलता है ना वो लंबवत होगा, संचरण की दिशा लंबवत होती है, तरंग के संचरण की दिशा लंबवत होती है, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन तरंगों को चलने के लिए, यानी कि संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को, चुंबकीय तरंगों को संचरण करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती,
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये किसी भी माध्यम में चलता है, कि आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये ठोस में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, और ये जो है गैस में भी चलेगा। ये जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उसी तरीके से ये भी होता है, मतलब ये वैक्यूम में भी चल सकता है। तो ये तरंगे कहाँ चलती हैं? ये तरंगे निर्वात में भी गमन करती है, निर्वात में भी चलती है। और आप ये भी जानते हो कि ये ऐसी तरंगे हैं जिसकी खोज होने के बाद हमारे कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज करी उसके बाद आपको पता है कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल हम कर पा रहे हैं, एक दूसरे से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप तक हमारी वीडियो पहुंच पा रही है और आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, ये इसी कारण से संभव हो पाया। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण ही हम ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, एक जगह से हम दूसरी जगह सूचनाओं को पहुंचाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम अपनी भाषा को पहुंचाते हैं, अपने जो है स्पीच को पहुंचाते हैं। तो ये सारे जो है काम विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से होता है। आप देखेंगे इधर इस तरीके से ये तरंगे गमन करती हैं। आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा आरेख खींचकर बनाइए, तो हम यहाँ आरेख खींचते हैं। यहाँ देखेंगे ये एक्स एक्सिस होता है, आप ये देखेंगे ये लंबवत है, और इस तरीके से ये वाई एक्सिस हमने ले लिया, और ये आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्स। ठीक है, और यहाँ से तरंगे कुछ ऐसा मूव करती है। इसको हमने मान लिया ये वाली जो है विद्युत क्षेत्र है, और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से तरंग ऐसे गमन ऐसे इस तरीके से ये चलता है। फिर इधर आप देखेंगे इस प्रकार से ऐसे, तो ये तरंगे इस तरह होती है, और ये इस दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से ये तरंगे ये रहा। तो ये वाली तरंग एक दूसरे के लंबवत होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तरंगे किसी एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, ये देख रहे हैं, इधर से आपका आ रहा है, इधर से आपका आ रहा है चुंबकीय तरंगे, और इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है विद्युत तरंगे, और इधर नीचे से चुंबकीय तरंगे, दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। इस तरीके से तरंगे संचरण करती हैं, और इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इनके संचरण के आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए, तो हमने इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया। हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम। अगला जो सवाल है आपका तीसरा का घ, इसमें क्या है क्वेश्चन में देखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेट डाइपोल। यहाँ पे हमको इसका सूत्र निगमन करना है, सूत्र को स्थापित करना है। तो देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव आपने पढ़ा होगा, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़े थे कि किसी दो ध्रुवों के बीच की दूरी इंटू दो ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव का लेना है आवेश, और उनके बीच की दूरी को गुणनफल जो होता है उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन हमको क्या यहाँ पे पढ़ना है? हमको यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। तो आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में एक चुंबक लेना पड़ेगा, पहला चीज तो आपको। और ये चुंबक कौन सा होता है? हम जानते हैं स्टडी में जो जिस चुंबक का हम इस्तेमाल करते हैं वो चुंबक कौन सा होता है? तो दंड चुंबक होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं दंड चुंबक। ठीक है ना, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट, है ना। दंड चुंबक में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें एक सिरा क्या होता है? नॉर्थ, और दूसरा सिरा क्या होता है? साउथ, है ना। और हमें पता है कि इसके बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं? 2l। इन दोनों चुंबकों के, उनके ध्रुवों के बीच की दूरी जो डिस्टेंस होता है, इसको हम 2l बोलते हैं। तो आप जानते हैं हमको पूछा क्या? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे होता है किसी चुंबकित या किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य, है ना। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य, है ना। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य यानी कि यम,
इसको हम यम बोलते हैं, इसको भी यम बोल दिया, है ना। ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, बस यहां भी हो जाएगा। तथा उनके ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका फार्मूला बन जाएगा, कैपिटल एम इक्वल टू दोनों ध्रुवों में से चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव प्राबल्य यानी कि यम और इनटू उनके बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या माने, और 2l। ये आपका हो जाएगा क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। ये होता है, जहां आप लिख लेंगे, जहां m क्या है, ध्रुव प्राबल्य, और आपका 2l क्या है, ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। और ये जो कैपिटल एम है इसको आप सभी जानते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ